सर कौन है? सर हेतु हियर। सर लेक्चर कब हाँ, तक खत्म होगा 4 अप्रोक्सीमेटली? बजे। 4 4 बजे खत्म होगा मैक्सिमम, मिनिमम। ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था, किसको याद है जरा? मार्कोनिकोव रूल किया था, है ना? 12th का करना है कि 11th का? क्या? सर 12th का करना है कि 11th? 11th का। 11th के ग्रुप में मैंने मैसेज किया है। ओके। मैंने कौन से ग्रुप में मैसेज किया? 11th ही का सच से। हाँ, तो 11th के ग्रुप में करेंगे तो 11th का करेंगे। कल बोला तो था मैंने। तो 11th में बोलो किसका कौन कहाँ पे, ये कब हुआ, कितना हो गया अपना? मार्कोनिको रूल हो गया, फिर मैकेनिज्म भी हो गया। अच्छा, मार्कोनिकोव रूल हो गया। चलो, तो उसके बाद आज देखते हैं नया। देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मार्कोनिकोव तो हो गया, अब स्टार्ट करते हैं एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे ये, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव दोनों। उसके 2-3 नाम और हम देख लेते हैं। उसको खार्श इफेक्ट भी कहते हैं, जरा स्पेलिंग देख लेना। खार्श इफेक्ट साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और उसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत समझ देना कि 11th में है तो 11th का ही है, सिर्फ 11th और 12th दोनों के लिए है। एंटी मार्कोनिकोव, खार्श इफेक्ट एंड पेरोक्साइड इफेक्ट। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल है क्या, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मार्कोनिकोव रूल में क्या था कि भाई, मार्कोनिकोव में ऐसा था कि नेगेटिव पार्ट विल ज्वाइन द कार्बन विच हैज, मार्कोनिकोव में ऐसा था, नेगेटिव पार्ट ज्वाइन विद द कार्बन विच हैज लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये रूल थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट होगा जो हाइड्रोजन हैलाइड का, जैसे HBr लिखा या फिर हमने लिखा HCl लिखा, तो Cl माइनस जो है वो कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव, यानी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि it occurs in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, जिसका नाम है बेंजाइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड, अभी फॉर्मूला देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा।
It occurs in the presence of peroxide or benzyl peroxide. ओके तो अच्छा एक और चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. It happens only with HBr. It happens only with HBr, but not with HCl and HI. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना. ओके ये सिर्फ किसके साथ पॉसिबल है? सिर्फ HBr के साथ पॉसिबल है. HCl और HI के साथ पॉसिबल नहीं है. और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि भाई फ्लोराइड के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है इसलिए उसके रिएक्शन कुछ अलग ही होते हैं. तो इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि भाई पेरोक्साइड इफेक्ट में होता क्या है. तो पेरोक्साइड इफेक्ट में सपोज हम लेंगे अनसिमेट्रिकल अल्किन. आप जानते हो ये सारा रूल्स किसके लिए चल रहा है? अनसिमेट्रिकल अल्किन. तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. अगर हाँ 1 मिनट में स्क्रीन ऊपर करूंगा, बाद में लिख लेना. 1 मिनट में समझा देता हूँ पहले. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. अब यहाँ पे इस एरो के ऊपर हम लिखेंगे बेंजाइल पेरोक्साइड. तो C6H5CO ट्वाइस O. तो ये बेंजाइल पेरोक्साइड हो जाएगा. दिस इज बेंजाइल पेरोक्साइड. अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो रूल क्या था हमारा? मार्कोनिको रूल में ऐसा था ये नेगेटिव या पॉजिटिव. मार्कोनिको में ऐसा था कि ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा? द कार्बन विद द लोअर हाइड्रोजन. बट दिस इज एंटी मार्कोनिको. तो एंटी मार्कोनिको में उल्टा हो जाएगा. कार्बन ये यहाँ पे जाएगा और H प्लस यहाँ पे जाएगा. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 एंड Br. 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा. अब ऐसा क्यों? तो उसको समझने के लिए हमें मैकेनिज्म देखना पड़ेगा. उसके पहले इसका ऊपर का जिसको लिखना बाकी हो जरा फटाफट लिख लो. ठीक है. तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि भाई ये एंटी मार्कोनिको होता कैसे है. उसके पहले एक बात और लिख लेते हैं कि भाई पेरोक्साइड इफेक्ट, दिस पेरोक्साइड इफेक्ट, peroxide effect proceed by peroxide effect proceed by free radical. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म या फिर चेन रिएक्शन. तो पहले भी अपन समझा चुके हैं आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा. फर्स्ट स्टेप में हमारा जो बेंजाइल पेरोक्साइड जो है, बेंजाइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा जरा ध्यान से देखना. C6H5CO O C डबल बॉन्ड O ये पेरोक्साइड C डबल बॉन्ड O एंड C6H5. जरा एक और मैं करेक्शन कर दूं. यहाँ पे पेरोक्साइड है, नहीं तो ये फिर एनहाइड्राइड हो जाएगा. यहाँ पे O2 लगा देना भाई जरा. ठीक है. C6H5CO ट्वाइस O2. यहाँ पे O2 रह गया था तो आप O2 लगा देना. तो ये उसका फॉर्मूला है जिसको हम पेरोक्साइड कहते हैं. ये जो बॉन्ड है दैट इज व्हाट? पेरोक्साइड बॉन्ड. ठीक है. C6H5 C डबल CO OCO एंड C6H5. अब यहाँ पे क्या होने वाला? इसका होमोलिसिस होगा. क्या होगा? होमोलिसिस. तो आप जानते हो होमोलिसिस क्या होता है. ठीक है. होमोलिसिस में इक्वली बॉन्ड डिवाइड होंगे. अब यहाँ पे इक्वली डिवाइड होंगे तो C2 C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड O. बट यहाँ पे ये लिखना मत भूलना कि यहाँ पे ये एक फ्री रेडिकल बन रहा है. अब याद रखना ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लॉन पेयर तो होती है. हर ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर तो होती है. तो यहाँ पे जब वो टूटेगा तो ऑलरेडी उसकी खुद की तो 2 लॉन पेयर होगी, पर ये जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा. ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो मैंने येलो ग्रीन से हाईलाइट किया है. वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा है? वो जो हमें होमोलिसिस से मिलता है.
अब और आगे इसको हम हीट करेंगे, यहाँ पे हम उसको हीट कर लेते हैं, और जब भी हम हीट करेंगे तो यहाँ से ये CO2 रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, तो प्लस हम लिख सकते हैं ये दो मॉलिक्यूल थे तो 2 CO2 निकलेंगे, और जब भी यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेगा तो हमें C6H5 और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल मिलेगा, जो बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है उसके कारण यहाँ पे फिर से हमें फ्री रेडिकल मिलेगा। इसको कहते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल्स, फिनाइल फ्री रेडिकल। तो जैसे आप जानते हो कि भाई चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है भाई, कि जो हर स्टेप में एक नया फ्री रेडिकल बनता है, जो फ्री रेडिकल नेक्स्ट एटम के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल बना है हमारा, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, तो C6H5 ये जो फ्री रेडिकल जो है वो हमारे HBr के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो HBr के ऊपर अटैक करेगा तो ये सबसे फिर से होमोलिसिस होगा। अब यहाँ पे जो होमोलिसिस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे होमोलिसिस होगा तो ये हाइड्रोजन एक, देखो आप ध्यान से जरा समझ लो, यहाँ पे बन क्या रहता, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। C6H6 और Br फ्री रेडिकल बनेगा। अब आप कहोगे सर ये H6 का, तो ये फ्री रेडिकल कहाँ पे गया, तो आप देखो यहाँ पे जरा, H और Br दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर हाइड्रोजन को इसके साथ अगर ज्वाइन होना पड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है बेंजीन के पास, और एक ये हाइड्रोजन खुद का लेके आएगा यहाँ पे, तो C6H6 कंप्लीट हो जाएगा। पर उसके साथ साथ ये Br जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये हमें फिर से एक फ्री रेडिकल मिलेगा। ठीक है, ये फिर से हमें एक फ्री रेडिकल मिला। अब क्या हो रहा है, ये फ्री रेडिकल जो है, अब देखो थर्ड स्टेप में हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड है कौन सा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड क्या है, Br फ्री रेडिकल, वो अब अटैक करेगा। वो अब क्या करने वाला है, अटैक करेगा। तो अटैक करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है देखते हैं। अब यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का नंबर दे देते हैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज सबसे पहले Br वो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, और यहाँ पे वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो देखो आप सेकंड कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट इसको रट्टा मार लेते हैं। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नो डाउट आपको प्रोसेस याद रखनी पड़ेगी, बट रट्टा मत मारो। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे ये होता है, CH3 CH CH2 एंड Br यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, और इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये समझ लो कि जब Br यहाँ पे ज्वाइंट होता है तो उसका फ्री रेडिकल पास वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखने के लिए कि Br जहाँ पे ज्वाइंट होगा उसके पास वाले, क्योंकि पास आप कहोगे सर पास वाला तो ये भी है और ये भी है, इस पे क्यों नहीं आया, इस पे तो आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड तो कहाँ से टूट रहा है, डबल बॉन्ड तो इन दोनों के बीच टूट रहा है। तो अगर Br यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो इसका फ्री रेडिकल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, पर ये इसका फ्री रेडिकल नहीं है एक्चुअली ये उसका फ्री रेडिकल नहीं है। देखो मैकेनिज्म क्या हो रहा है, एक्चुअली रिएक्शन में क्या हो रहा है वो हम समझते हैं कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, अभी समझ लो ये Br सिर्फ यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है और ओरिजिनल कंपाउंड में क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो अगर समझ लो ये अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई। ठीक है, ये कार्बन की क्या हो गई, 5 वैलेंसी हो गई, और Br को अगर यहाँ पे ज्वाइंट होना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। कौन सा, ये बॉन्ड यहाँ से अगर टूटा, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड अगर यहाँ से टूटेगा तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलिसिस होगा।
फिर से क्या होने वाला है, होमोलिसिस। तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, देखो पूरा लिख के कि भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और Br अगर यहाँ पे ज्वाइंट होना चाहता है, Br अगर यहाँ पे ज्वाइंट होना चाहता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर 1 इलेक्ट्रॉन तो Br खुद लेके आया ही हुआ है। कहाँ से, ये रहा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड टूटेगा, तो उसको तोड़ देते हैं। देखो ये बॉन्ड मैंने जो येलो वाला किया वो बॉन्ड टूटा, अगर वो बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड टूटता है तो एक वैलेंस, एक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो ये देखो आ गया। समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये Br बॉन्ड लेके बन गया इसके साथ, ये ज्वाइंट हो गया यहाँ पे Br, तो ये फ्री रेडिकल, फिर से ये यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो फिर से वही चीज हम फर्स्ट में करते हैं। अगर ये मिटा देता हूं मैं, अब समझ लो कि Br अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर ज्वाइंट हो रहा है, Br अगर कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर ज्वाइंट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर Br को यहाँ पे ज्वाइंट होना है तो फिर से उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो ये Br अपना खुद लेके यहाँ पे आ गया, पर अभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उसके लिए उसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ऊपर से ये बॉन्ड खत्म हो गया। ये देखो यहाँ से एक बॉन्ड खत्म हो गया, और एक बॉन्ड खत्म हो गया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी एरोज में हटा देता हूँ। तो आपको अगर रट्टा मारना हो तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि जहाँ पे Br ज्वाइंट होगा, जहाँ पे Br ज्वाइंट होगा उसके पास वाले कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, चार्ज जाएगा, फ्री रेडिकल का चार्ज चला जाएगा। बट ये एक्चुअली कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया, तो रट्टा मारा हुआ अगर आप भूल जाओ तो कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है हमारा, देखो ये जिसके पास चार्ज है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए उसको कहते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल, और जिसके पास फ्री चार्ज है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए उसको कहते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, उसको कहते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और जैसे हमने 12th चैप्टर में देखा है कि भाई जो प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपको मालूम है केमिस्ट्री में हर चीज किसके लिए होती है, केमिस्ट्री में हर चीज स्टेबिलिटी की होती है। तो अब 4th स्टेप क्या हो रहा है, देखो 4th स्टेप क्या होगा, तो CH3 CH2 ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया था, किसमें, 4th स्टेप में, ये वाला स्टेबिलिटी वाला, वो फिर से HBr के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आपको मालूम है चेन रिएक्शन इसी को कहते हैं कि एक फ्री रेडिकल बना वो फिर से अटैक करता जाए। अब यहाँ पे फिर से होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगा। अब यहाँ से फिर से होमोलिसिस होगा, देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे होमोलिसिस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ पे एक Br फ्री रेडिकल फिर से मिल जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी जो कहां से मिली, हमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल से मिली, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल था, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो लेस स्टेबल वाला है वो भी देख लेते हैं कि लेस स्टेबल कौन सा था। देखो तो लेस स्टेबल जो है CH3 CH CH2 और ये क्या है Br, तो ये प्राइमरी था, लेस स्टेबल था, वो फिर से HBr के ऊपर अगर अटैक करेगा तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से होमोलिसिस होगा, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं होमोलिसिस।
ठीक है, तो होमोलिसिस होगा तो क्या होगा ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइंट होगा, तो ये Br फ्री रेडिकल मिलेगा और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH CH3 एंड Br, जो क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, वो लेस प्रोपोर्शन में मिलेगा, लेस स्टेबल होगा तो लेस प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो ये 5 स्टेप्स है किसके, मार्कोनिकोव के। तो जरा मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, जरा देख लो आप लोग को कहाँ से बाकी है, और मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, जिसको भी कुछ डाउट हो वो पूछ लेना। उसके बाद नेक्स्ट थियरी जो है वो है एडिशन रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट 4th रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड sulfuric acid that is added to alkenes to form alkyl hydrogen sulfate, इसका शॉर्ट में मतलब बता देता हूँ, SO3H ऐड होगा। क्या ऐड होगा, SO3H ऐड होगा, ठीक है, बट इट विल फॉलो मार्कोनिकोव रूल। तो ये आपको कन्वर्जन और रिएक्शन रट्टा मारने से आपको बचा लिया है। आपको मार्कोनिकोव रूल को, अगर इसका प्रोडक्ट लिखना है तो आपको मार्कोनिकोव रूल याद रखना पड़ेगा। तो कैसे रिएक्शन देखते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या हो गया H2SO4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे H2SO4, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे हो रहा है वो जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटने वाला है यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो कुछ ऐड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो कुछ ऐड होगा। तो कैसे, कहाँ से ये टूटेगा और कौन सा बॉन्ड कहाँ पे आएगा देखते हैं। देखो अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप टेक्स्ट बुक देखो तो H2SO4 को आपको इस तरह लिखा हुआ HOSO2 और OH, कि है तो एक ही बात, H2SO4 लिखो या HOSO2OH लिखो, दिस इज ऑल्सो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऐसा लिखने से होगा क्या, कि आपको ये रट्टा मारने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव एंटिटी हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल क्या था, तो नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, कार्बन विथ लेस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लेस हाइड्रोजन कौन सा है, तो कोई नहीं है, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल तो लगेगा। पर यहाँ पे तो सिमेट्रिकल अल्किन है, तो कहीं पर भी कुछ भी जा सकता है। तो H अगर यहाँ पे जाएगा तो SO3H यहाँ पे जाएगा, ठीक है, HSO4 यहाँ पे जाएगा। तो ये कैसे होगा रिएक्शन, देखो H पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया CH2, और ये बाकी का पूरा जो है यूनिट वो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा OSO2OH यानी SO4H, यहाँ पे SO4H ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रिएक्शन में अगर समझ में नहीं आया तो नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, H2SO4 के साथ होगा, ठीक है। अगर आपको और शॉर्ट में अगर इसको करना है तो H2 है, उसकी जगह आप H
SO4 लिख सकते हो। ये एक ही बात हुई, ये HSO4 ही हुआ। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव यहाँ पे लग सकता है मार्कोनिकोव, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, जिसका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH, और उसके नीचे क्या होने वाला है, उसके नीचे क्या होगा, SO4H। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये है कि भाई बॉन्डिंग कहाँ से हो रहा है, O से ही होता है। तो अपने को मार्क्स नहीं खोने, इसलिए हम भी इस तरह लिखेंगे, क्या बॉन्डिंग कहाँ से हो रहा है, O से हो रहा है, तो OSO2OH से लिखेंगे। और बचा क्या हमारा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसका नाम भी लिख देते हैं प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोपाइल, ये 3 कार्बन तो हो गया प्रोपाइल, और उसके साथ ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों सल्फेट, क्योंकि SO4 को सल्फेट कहते हैं, अगर HSO4 हो गया तो हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे के रिएक्शन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन हो जाना और सब्सक्राइब करके रखना, तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।